May I come in, sir? Yes, please do. Good morning, sir. Good morning. Please come and take your seat. Thank you, sir. क्या मिस्टर महेंद्र सिंह गुजर? Yes, sir. महेंद्र, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल में मास्क लगाकर ही इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे तो, बट मुझे आपको वेरीफाई करना चाहा था, लेकिन मैं आपकी तस्वीर नहीं देख पा रहा हूँ, तो कम से कम आपका चेहरा देख लूँ। Yes, sir. तो एक बार मास्क हटा के जरा देखिए। आप महेंद्र सिंह गुजर हैं जो कि सार्जेंट हैं एयरफोर्स में। जी सर। राइट सर। आप कंफर्टेबल हैं मास्क के बिना या मास्क लगा के इंटरव्यू देना चाहते हैं? कंफर्टेबल। पक्का? यस सर। आपको किसी किस्म के कोई सिम्टम्स तो नहीं है? नो सर। आप हम लोगों से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? वैसे हम लोग मास्क लगाकर इंटरव्यू लेंगे, लेकिन यस सर। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? यस। ठीक है, तो आप सार्जेंट हैं एयरफोर्स में, राइट? यस सर। और आपकी उम्र 35 साल है? सर 36 होने वाली है। 36 होने वाली है। आपकी रिटायरमेंट कब ड्यू है एयरफोर्स से? सर दिसंबर 22। दिसंबर 22 में ड्यू है। Yes. गुड। तो आपको एयरफोर्स ने फिलहाल अलाउ कर दिया है कि आप अपीयर हो सकें? यस सर। और ये आपका एक्स सर्विसमैन बनने के बाद प्लान है या बहुत No, सारी sir. चीज़ों में से एक योजना है कि चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कोशिश करते हैं? नहीं सर, एक्स सर्विसमैन नहीं, पिछली बार भी मैं सेलेक्ट हो गया था इसमें, मुझे आरटीएस मिला था। लेकिन एयरफोर्स की पॉलिसीज़ है कि वो ग्रुप ए पोस्ट में ही रिलीव करती है, और ये ग्रुप बी पोस्ट थी, इसलिए मैं रिलीव नहीं हो पाया था लास्ट ईयर। अच्छा, मतलब आप पहले चयनित हैं, लेकिन एयरफोर्स की नीति के कारण आप वो आपकी पेंडिंग में है या उसे लैप्स मान लिया गया? सब जुडिस है सर। अच्छा, आप कोर्ट गए हैं उसके? यस सर। गुड। क्या आपकी प्ली क्या है कोर्ट में? सर मैंने फंडामेंटल राइट्स के आधार पे वहाँ पे प्ले लगाई है। आर्टिकल 226 या 32? 226 सर। तो राजस्थान हाई कोर्ट में? दिल्ली हाई कोर्ट सर। दिल्ली हाई कोर्ट। ओके। और क्यों आना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में? सिविल सर्विसेज और मिलिट्री सर्विसेज जो हैं, इनको एक दूसरे की विपरीत सर्विस माना जाता है अपनी प्रकृति में। इनफैक्ट सिविल सर्विस को सिविल सर्विस कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो सेना की सर्विस नहीं है। यस सर। ठीक है, तो आप क्यों ये दल बदल डिफेक्शन करना चाह रहे हैं? डिफेक्शन तो आपकी सेना में बहुत बुरी बात मानी जाती है। नहीं सर, डिफेक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन काम किया है। आज तक पिछले 18 साल की सर्विस में मुझे एक भी वार्निंग लेटर नहीं मिला है, बल्कि 2 बार मेरे एयर ऑफिसर कमांडिंग से प्रशस्ति पत्र मिला है। यहाँ पे मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि यहाँ पे सोसाइटी से जुड़ने का मौका मिलता है सर। वहाँ पे हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, वही एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। यहाँ पे हम रह के सिविल सोसाइटी से जुड़ सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा सर इस पद के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, मैं वहाँ पे एक जवान के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रतिष्ठित सेवा है ये, और करियर एनहेंसमेंट भी मेरा इसमें होगा, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि आपने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है? यस सर। अगर आप वर्तमान भारतीय राजनीति पर विचार करें, यस सर, तो कुछ लोगों की चिंता ये है कि जब संविधान बना तो उम्मीद की गई थी कि भारत का जो संघवाद है, फेडरलिज्म है, वो मजबूत होता जाएगा, जिसका मतलब है कि राज्य आत्मनिर्भर और मजबूत होंगे और केंद्र के पास विषय कम होते जाएंगे। केंद्र जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने की बात करेगा। स्थिति उल्टी होती गई। जो राज्यों के कई विषय थे वो या तो समवर्ती सूची में या केंद्र के पास चले गए, और कुल मिलाकर भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज या अब जीएसटी जैसी चीज़ों से ऐसा लग रहा है केंद्र ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? और संघवाद के लिए, फेडरलिज्म के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर केंद्र मजबूत पहले भी था, और ऐसा नहीं है केंद्र ही मजबूत हो रहा है। जीएसटी जैसे प्रावधान आए हैं जिनसे हमारे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बेहतर हुए हैं। और लेकिन ये सारे टैक्सेस वे टैक्सेस थे जो कि मूलतः अधिकतर टैक्सेस राज्य के टैक्सेस थे, और उसे छीन लिए गए और जीएसटी नाम की चीज़ पर चले गए, जो कि मोर और लेस केंद्र के नियंत्रण में है। वित्त मंत्री देखेंगे जीएसटी काउंसिल को, बाकी लोगों को कितना बोलने का अवसर मिलता है आपको बताइए? नहीं सर, इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राज्यों का भी इसमें जो डिसीजन मेकिंग है जीएसटी की, उसमें 2/3 शेयर तो राज्यों का ही है। राज्यों की सहमति के बिना केंद्र अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर एक बेहतर कदम है। और जहाँ तक सर सेंट्रल फोर्सेज की है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी ही केंद्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में ही उसका प्रयोग किया जाता है। महेंद्र, ये बताइए, आप तो एयरफोर्स से हैं, आई एम वेरी श्योर कि यू आर प्राउड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मुझे बताइए कि अगर हम एयरफोर्स की उपलब्धियों को देखें सर, हम लोग जो हमारी थल सेना है उसकी उपलब्धियों की बात तो पिछले 200 साल से कर रहे हैं सर, लेकिन हम अगर वायुसेना की उपलब्धियों को देखें तो ऐसी 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताइए जिनके बारे में गर्व से कहा जा सके कि ये भारतीय वायुसेना की महानतम उपलब्धियां हैं। सर करगिल वार को फाइनली एयरफोर्स के सपोर्ट से ही जीता गया था,
क्योंकि वो लोग बहुत हाइट्स पे थे और आर्मी उनको कब्जा नहीं कर पा रही थी। फिर एयरफोर्स का सपोर्ट लेने के बाद ही हम लोग अपनी टेरिटरी को वापस ले पाए थे। इसके अलावा श्रीलंकन जो 1987 में श्रीलंका का जो LTT वाला वार था सर, वहाँ पे भी एयरफोर्स ने सपोर्ट करके पहले तो जाफना में सप्लाई ड्रॉप की गई थी और उसके बाद जाफना को LTT से मुक्त भी कराया गया था सर। और इसके अलावा सर हाल ही में एयरफोर्स ने मालदीव में उस ऑपरेशन का मुझे याद नहीं आ रहा सर नाम, उसके तहत ऑपरेशन संजीवनी चलाया था, जिसमें वहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड मटेरियल वहाँ भेजा था सर। फाइन, थैंक यू सर। महेंद्र सर, ये एयरफोर्स की नौकरी करते हुए आपने पॉलिटिकल साइंस में MA किया 2010 में। यस सर। क्यों MA करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? सर पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे RS उसमें, तो एक ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस भी था। केवल उसी उद्देश्य के लिए मैंने पॉलिटिकल में MA किया था सर। अच्छा, आपने MA कर लिया कि उससे कुछ मदद RAS में मिल Yes, sir. जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में कौन सा एरिया आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंदीदा है? सर भारतीय राजनीति है। भारतीय राजनीति। यस सर। तो ये बताएं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए थे राज्यों में। यस सर। ये चुनाव कब हुए थे और कितने राज्यों में कराए गए थे? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, संविधान सभा जब बनी तो उसके सदस्यों के चयन के क्या आधार थे? सर जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पे 10 लाख ऑलमोस्ट 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि भेजा गया था। राज्यों की जो असेंबली थी उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट करके वहाँ पे भेजा था उसको, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे राजाओं ने उनको नॉमिनेट किया था सर। अच्छा, तो ये जो राज्यों की असेंबली थी उसके सदस्य कब चुने गए थे? सर ये 1900 अगर मैं सही हूँ तो 1946 के चुनाव के बाद। 46 के चुनाव में किए गए थे। तो कितने राज्य में चुनाव हुआ था 46 में, अर्थात संविधान सभा के सदस्यों के चयन में कितने राज्यों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की थी? सर आई थिंक 273 सर। 273 तो विधायक रहे होंगे, मतलब सदस्य रहे संविधान होंगे। सभा मेंबर्स जो गए लेकिन थे कितने राज्यों में से आए थे? कितने राज्य थे उन दिनों? सर मेरे ख्याल से 11 राज्य थे सर। 11 राज्य थे। संविधान जब लागू हुआ था तो हमने राज्यों को 4 वर्गों में बांटा था, वर्ग क, ख, ग, घ। यस सर। और राजस्थान के भी बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो वर्ग ग में थे, ग्रुप C में थे। यस सर। तो ये बताएं कि राजस्थान का जब पुनर्गठन किया गया आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद, तो एक तो कितने चरणों में राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, और उसमें से ये जो जयपुर है ये किस वर्ग का राज्य था? क्या ये रजवाड़ा था या ब्रिटिश क्षेत्र, राज्य क्षेत्र था? सर राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और जयपुर एक रजवाड़ा था सर। अच्छा, और ये गैर श्रेणी में फॉल करता है सर। किस श्रेणी में था? गैर कैटेगरी सर, C कैटेगरी। C कैटेगरी में था। ठीक है। मिहिर भोज के बारे में आपने सुना होगा। राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में मिहिर भोज की क्या भूमिका मानी जाए? सर ये प्रतिहार वंश के शासक थे और 9वीं शताब्दी में हुए थे। और प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहते हैं? सर जैसा मैंने पढ़ा है कि ये लोग गुजरात वाला और राजस्थान का बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पर निवास करते थे, तो शायद उस क्षेत्र को लेकर के इनका नाम गुजरात की वजह से इनका नाम गुर्जर था कि गुर्जर की वजह से उस इलाके का नाम गुजरात पड़ा? सॉरी सर, गुर्जर की वजह से उस इलाके का नाम गुजरात पड़ा। अच्छा, भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक हम अपने GDP को $5 ट्रिलियन का कर लेंगे। यस सर। अभी वो 3 से भी कम है। यस सर। तो गणितीय तौर पर सोच के बताइए कि अगर 3 के अंक को बढ़ा के 5 करना है 4 वर्षों में, तो प्रतिवर्ष उसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए गणितीय रूप से? सर मेरे ख्याल से 8% के आसपास GDP ग्रोथ हमें चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम अगर स्वीकार कर लेते हैं तो 3 का 8% हो जाएगा कितना? 0.24। तो अगले साल वो बढ़कर 3.24 हो जाएगा। फिर 3.24 का मान ले 10% करें तो 3.24 का 10% कितना आएगा? 0.32 आ जाएगा। यस सर। तो ऐसे अगर लगभग 0.3 बढ़ाते रहेंगे तो 4 साल में तो 1.2 ही के आसपास ऐड होगा उसमें, तो 4 या 4.25 तक पहुंचेगा। यस सर। अचीव नहीं कर पाएंगे सर, 5 के टारगेट नहीं पहुंच पाएंगे। यस सर। तो इसका मतलब 8% से नहीं होगा? शायद नहीं होगा सर। फिर से अनुमान लगाना चाहेंगे कितना? 3 में कितना ऐड करेंगे?
कि वो 3.5 हो जाए? सर शायद 10 के आसपास। 10 तो 0.3 ही होगा। नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा 5 ट्रिलियन, ये बताइए। सर लगता नहीं कि हो पाएगा 5 नहीं हो ट्रिलियन। पाएगा। नहीं सर। तो सरकार क्यों इस लक्ष्य को बार बार दोहरा रही है? क्या सरकार देश को बरगला रही है या सरकार गंभीरता से इस तरह से सोच ही नहीं रही है? सर ये टारगेट तो कोरोना काल से पहले सेट किया गया था और कोरोना के बाद स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं, तो अब शायद उस टारगेट को अचीव करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। महेंद्र, ये बताइए कि अलवर की विशेष बातें क्या है? आप अलवर से आते हैं? ये सर। अलवर की विशेषताएं क्या है? सर भौगोलिक रूप से राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये, और इसकी सीमाएं हरियाणा से लगती है अगर मैं अंतर्राज्यीय सीमा की बात करूं तो। और राजस्थान के दौसा, भरतपुर और जयपुर से इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है। और ये मत्स्य संघ की राजधानी रहा है सर पहले। उसके अलावा सर यहाँ पे प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं देखने के लिए, जिनमें वर्तमान में राजस्थान को अलवर का क्या योगदान मिलता है? सर एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे भिवाड़ी, निमराना, खुसखेड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है सर, जहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है और राजस्थान की जीडीपी में काफ़ी योगदान है इसका। औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं? सर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती हैं, उसको हम एक औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं। उसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और औद्योगिक कॉरिडोर किसे कहते हैं? सर एक कॉरिडोर होता है जिसमें कोई रेल या सड़क मार्ग के दोनों तरफ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी जाती हैं और वहाँ से एक सप्लाई चेन के थ्रू किसी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे। भारत सरकार को इस तरह के औद्योगिक कॉरिडोर की बात करती है क्या? यस सर। कितने को औद्योगिक कॉरिडोर इस समय देश में चल रहे हैं? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद 2 चल रहे हैं। कौन कौन से हैं? सर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक है। ठीक है। और एक ईस्ट कॉरिडोर है सर, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जो शायद कलकत्ता को जोड़ता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ से होकर कहाँ तक जाती है? सर ये दिल्ली से मुंबई तक है और इसका 40% के करीब हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। और किन किन राज्यों से होकर जाती है? हरियाणा सर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि बजट में 7 संकल्प की बात की गई है। सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। प्लग एंड प्ले पॉलिसी सरकार की, राजस्थान सरकार की है, क्या है ये? सॉरी सर। अच्छा ठीक है। अलवर ज़िले की साक्षरता दर कितनी है? सर 71 पॉइंट समथिंग है सर। 71 पॉइंट समथिंग है। और लिंगानुपात? सर 895 पर 1000। इतना कम क्यों है 895? और चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर बात करें तो कितनी है? सॉरी सर, उसका मतलब इससे कम है या ज़्यादा है? इससे कम है सर। कम है। तो क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, योजनाएं आ रही हैं, जागरूकता तथा कथित रूप से आ रही है, फिर भी सेक्स रेशो क्यों घट रहा है बच्चों में? सर इसके पीछे एक तो हमारी धारणा है कि लड़के को प्राथमिकता दी जाती है। तो लड़का तो आपकी पीढ़ी में भी वही धारणा रही होगी। यस सर। उसके बाद की तो धारणा थोड़ी सी बदली होगी, अच्छी हुई होगी ना, लेकिन अच्छी धारणा के साथ भी ये गैप बढ़ता जा रहा है। सर अभी फीटस के जो टेस्ट किए जाते हैं वो भी एक इसका कारण है शायद। अच्छा ठीक है। लड़कियों को गर्भपात कर दिया जाता है और एक लड़के के बाद ऑपरेशन। क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है, मतलब ठोस योजना, कि आपको अगर अथॉरिटी दे दी जाए तो आप लिंगानुपात को संतुलन में ला सकते हैं? सर सबसे पहले तो लोगों को जागरूक किया जाए। ये सब छोड़ दीजिए, हवा की बातें। जागरूक हो ही रहे हम लोग 70 साल से। इसके अलावा सर कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अच्छा, अभी लग रहा है कि कानून सख्ती से लागू नहीं है। ठीक है। एक दूसरा? सर एजुकेशन ही मैं मानूंगा कि एजुकेशन तो जहाँ जहाँ बढ़ा है, जैसे नॉर्थ राजस्थान में एजुकेशन बढ़ा है, लिंगानुपात घट गया। साउथ राजस्थान में एजुकेशन नहीं है, कम है, लिंगानुपात बेहतर। सर एजुकेशन बढ़ा है लेकिन वो साक्षरता का ही प्रतिशत बढ़ा है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। लोगों को जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक कुछ समझ भी नहीं पड़ेगा। तब तक हम इंतज़ार करें कि आप आएंगे, फिर क्वालिटी एजुकेशन लाएंगे, फिर तब तक तो महिलाएं ख़त्म ही हो जाएंगी। सर तब तक हमें जो वर्तमान प्रोविजंस हैं उनको सख्ती से लागू, मतलब कोई ठोस उपाय इसका दिखता नहीं है। सर मेरे ख्याल से कानून को सख्ती से लागू करके और लोगों को जागरूक करके ही। सरकार के 3 ऐसे फैसले बताइए जिससे आपको व्यक्तिगत तौर पे नाराज़गी हुई होगी कि ये नहीं, मैं होता प्रशासन में तो ऐसा नहीं करता। सर ऐसे कोई फैसले नहीं है जिससे सारे फैसले, केंद्र और राज्य सरकार के सारे फैसले ऐसे हैं जो। सर हर फैसले में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं है जिनको मैं नापसंद करता हूँ। अच्छा, आप सारे फैसलों को पसंद करते हैं? सर ठीक है। महेंद्र सर। महेंद्र सर, अब तो अलवर से आते हैं। यस सर। और एयरफोर्स में हैं, तो वैसे तो आसमान दिन रात दोनों समय आपने खूब अच्छे से देखा होगा।
यस सर, आसमान तो कम देखा है सर। फिर भी मौका मिला होगा कुछ यस थोड़ा। सर। दुनिया भर से और खासकर से उत्तर भारत से बहुत से लोग आसमान देखने के लिए अलवर जाते हैं, स्टार गेजिंग के लिए जाते हैं, तारे देखने के लिए जाते हैं। अलवर में ऐसा क्या है कि तारे ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। क्या किन तरीक़ों से हम जो आसमान है, नाइट स्काई अगर हम देखना चाहें, Yes, sir. मैं आपका विज्ञान की समझ देखना चाहता हूँ कि नाइट स्काई अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए क्या आदर्श स्थितियाँ होनी चाहिए? सर, आकाश स्वच्छ होना चाहिए, हवा की जो गति है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ये स्थितियाँ ही मेरे ख्याल से बेहतर है सर। ओके। अलवर में एक नेशनल पार्क भी है? यस सर, सर इसका नेशनल पार्क। क्या विशेषता है उसकी? उसका कोर क्षेत्र कौन सा है? सर एक टाइगर प्रोजेक्ट है ये, और यहाँ पे अभी 20 टाइगर्स हैं सर, इंक्लूडिंग कब्स। इसके अलावा सर दूसरे वन्यजीव भी हैं यहाँ पे, जिनमें चीता है, चीतल है, और विशेषतः जंगली सुअर यहाँ मिलता है सर। सरिस्का में बहुत से टाइगर्स को रिलोकेट करना पड़ा है, मतलब अन्य जगहों से सरिस्का बुलाना पड़ा है। यस सर। ऐसा क्यों करना पड़ा और सरिस्का के अपने टाइगर्स कहाँ गए? सर 2005 में सरिस्का के टाइगर्स ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे अंदर, वो शायद तस्करी में इन्वॉल्व थे इसकी में, और 2005 में सडनली पता चला कि वहाँ पे सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे रिलोकेट करना पड़ा सर रणथंभौर से। तो ऐसी जगह को फिर से टाइगर से क्यों आबाद किया गया जो टाइगर्स की दुश्मन जगह थी? सर वहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया गया, दूसरी जगह बसा दिया गया है। 1-2 ही गांव बचे हैं, बाकी दूसरे वहाँ से लोगों को निकाल करके दूसरी जगह बसा दिया गया है। और अभी उस नई टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जा रहा है सर। उसके बाद अभी ऐसी कोई पोचिंग की घटनाएं नहीं घटी हैं। ठीक है। वह जाते जाते बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि एयरफोर्स के इससे आने की वजह से कई सारे फ़ायदे आपको प्रशासन में होंगे, लेकिन कम से कम 3 ऐसी चीज़ें ज़रूर सोच पा रहे होंगे जो आपने एयरफोर्स में सीखी हैं और इन्हें आपको डीलर्न करना चाहिए अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं। वे कौन सी 3 चीज़ें हैं? हाँ, डीलर्न मतलब वो सीख ली हैं, उस समय वहाँ ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ अब उन्हें अनसीखा करना चाहिए। वे कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सर ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है जो मुझे लगता है कि वहाँ सीखी हो और यहाँ मेरे काम नहीं आए या वो इसके यूज़फुल नहीं होंगी। ऐसी वैल्यूज़ तो बहुत सारी हैं। मैं उम्मीद करूँ आप केवल 3 सोच पाएँ कि ये एक आर्म फोर्सेस के हिसाब से अच्छी बात थी, लेकिन सिविल सर्विसेज के हिसाब से मुझे अपने इस व्यवहार को बदलना चाहिए। सर मिलिट्री सर्विस में है कि दुश्मन को जैसे ऑब्वियसली हाँ, अच्छी बात है कि शत्रुता अगर किसी से हो जाए तो उसे नेस्तनाबूद कर दो। सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। एक बात होगी। वेरी गुड। और बताइए सर, अभी तो एक ही याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। गुड डे सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। जी बताइए, क्या स्थिति आपके हिसाब से? इंटरव्यू कैसा जा रहा है? किन एरियाज में आप ठीक कर रहे हैं? कहाँ आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा अभी बदलाव करना पड़ेगा? सर लगभग आधे इंटरव्यू तक तो नर्वस था मैं। ठीक है, ये एक रीज़न था। और एयरफोर्स में भी मैं, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था, वो क्वेश्चन पर बेहतर रिप्लाई कर सकता था, लेकिन उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाया था। राइट। देखिए महेंद्र, आप अच्छे कैंडिडेट, आप एक्स सर्विसमैन उस लिहाज से, उस एक्स सर्विस में मुझे नहीं पता कि आपको श्रेणियों में मानी गई है कि नहीं मानी गई। नहीं सर, एक्स सर्विसमैन नहीं होगी। अभी नहीं मानी जाएगी, 2 साल के बाद ही मानी जाएगी। हाँ सर। लेकिन आपके पास एक अनुभव है आर्म फोर्सेस का, और जिस कारण आपके बारे में एक सकारात्मक राय इन जनरल होगी। ठीक है ना? ये राय इस सेंस में भी होगी कि आप वहाँ सेवा में रहते हुए परीक्षाएं पास कर पा रहे हैं। पिछली बार भी की है, इस बार भी आप परीक्षा पास कर पाए, तो आपको लेकर एक पॉजिटिव राय पहले से बनी हुई होगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। सामान्यतः जब आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, वाचिक स्पष्टता जो है वो, आपके आई कांटेक्ट, फ्लो, कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ें हैं वो सामान्यतः ठीक जा रही हैं, तो उसमें आपको कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि होने वाली है। जहाँ थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश है वो है जब आपको विश्लेषणात्मक सवालों के जवाब देने होते हैं, जब आपको उसी समय सोचकर और एनालाइज करके सामने रखना होता है, वहाँ कभी कभी लगता है कि वो सूक्ष्मता अभी और आ सकती है। ठीक है ना? उस दिशा में थोड़ा सा और काम आप कर सकते हैं कि जब आपसे प्रश्न, जो तथ्यात्मक प्रश्न नहीं है, उसका उत्तर देते समय क्या आप बहुत स्थूल तरीके से तो नहीं सोच रहे हैं, थोड़ी सी सूक्ष्मता में जा सकते हैं कि यही वो है हिस्सा है जो आखिरी सवाल में भी गया। यस सर। तो उस समय थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए
और अधिकांश सवालों के मामले में येस और नो में आंसर नहीं होते, इस बात पे यकीन कीजिए। ठीक है ना, अगर वो फैक्चुअल सवाल नहीं है तो क्या होगा, उसमें न्यूएंसेस होंगे। सर ठीक है ना, उसमें एक श्रेणी होगी कि कुछ ये अच्छा है तो कुछ बुरा है, जैसे आपने फैसलों के बारे में कहा। Yes, इसलिए कभी भी आंख मूंद कर, जो कि आप आर्म्ड फोर्सेस में करते हैं, आंख मूंद कर चीज़ों को हाँ या ना मत कहिए ऐसे सवालों में, विश्लेषणात्मक सवालों में। ठीक है ना, तो उसमें आप उसमें ग्रेडेड आंसर दीजिए, थोड़ा सा उसमें श्रेणी लेकर आने की कोशिश कीजिए। सर अधिकांशतः मुझे लाभ होगा, किंतु मुझे लगता है कि इन चीज़ों के मामले में शायद मुझे नई स्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी सवालों में भी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज यू डूइंग वेरी गुड। अलवर वगैरह को थोड़ा सा और गहराई से देख लीजिए। बाकी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से कर रहे हैं, मुझे कोई मेजर कारण नहीं दिखाई दे रहा कि आपका चयन क्यों नहीं होगा। डेफिनेटली बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।